कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के गांवों में अब सत्ता की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है, एक बड़ा ऐलान किया है। पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही हजारों ग्राम प्रधान कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि नए अधिकार के साथ फिर उसी कुर्सी पर बैठेंगे। और इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा दांव चला है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो भी इस वक्त है, जो भी यहां पर फैसले लिए जा रहे हैं, कोई भी ऐलान हो रहा है, वो सीधा 2027 विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि नई पंचायतों के गठन तक पुराने प्रधान ही गांवों के प्रशासक बनकर काम संभालेंगे। पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण के बीच में आए इस फैसले ने गांव की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। अब हर चौपाल पर चर्चा इसी बात की है कि आखिर योगी सरकार ने चुनाव से पहले इतना बड़ा दांव क्यों चला है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, प्रदेश की ग्राम पंचायतों का वर्तमान जो कार्यकाल है वो 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि नई पंचायतों के गठन तक गांवों का कामकाज कौन संभालेगा। अब सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक 27 मई 2026 से सभी निवर्तमान ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में प्रशासक के रूप में काम करेंगे। यह व्यवस्था नई पंचायतों के गठन तक या फिर अधिकतम 6 महीने तक लागू रहेगी। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत भी कर दिया है, यानी हर जिले में डीएम निवर्तमान प्रधानों को औपचारिक रूप से प्रशासक नामित करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधान रहेंगे, लेकिन बड़े फैसले नहीं ले सकेंगे। हालांकि सरकार ने इस व्यवस्था के साथ ही कुछ खास और सख्त शर्तें भी जोड़ दी हैं। देखिए, सरकार का ये बड़ा फैसला तो है, लेकिन प्रशासक बनाए गए प्रधान सिर्फ और सिर्फ सामान्य और रूटीन प्रशासनिक काम ही कर सकेंगे। उन्हें कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेने की इजाजत नहीं होगी। यानी गांव में रोजमर्रा के काम, सफाई हो गया, पेयजल हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई, छोटी प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की सामान्य निगरानी जैसे काम जारी रहेंगे, लेकिन नई योजना या बड़े वित्तीय फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। इसके साथ ही खास परिस्थिति में डीएम की इजाजत भी जरूरी होगी। सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर किसी गांव में कोई विशेष स्थिति बनती है और बड़ा फैसला लेना जरूरी होता है, तो प्रधान सीधे फैसला नहीं ले सकेंगे। ऐसे मामलों में प्रस्ताव पहले जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी के पास भेजा जाएगा। डीएम की मंजूरी के बाद ही कोई फैसला लागू हो पाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि इसका मकसद प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना और चुनाव से पहले किसी भी तरह के विवाद से बचना है। सरकार के इस फैसले के बाद गांवों में राजनीतिक चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं। कई प्रधान इसे राहत भरा फैसला मान रहे हैं, क्योंकि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उनका प्रभाव बना रहेगा। वही विपक्षी दल इसे पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में इस फैसले का असर इसलिए भी ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि ग्राम प्रधान गांव की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक इकाई माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण का बड़ा गणित भी हुआ है, तो ऐसे में 2027 चुनाव पर इसका भी खासा इफेक्ट पड़ने वाला है। पंचायत चुनाव से पहले सरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर भी बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। इसी को लेकर सरकार ने समर्पित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया है, और ये आयोग तय करेगा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का स्वरूप क्या होगा और किन सीटों पर कितना आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से बनाए गए इस आयोग की कमान इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को सौंपी गई है। अब इस आयोग में कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन लोग हैं जिन पर इस मामले की जिम्मेदारी है। ये जो 5 सदस्यीय आयोग है, इसमें रिटायर्ड अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार, रिटायर्ड अपर जिला जज संतोष कुमार विश्वकर्मा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और रिटायर्ड आईएएस एसपी सिंह को सदस्य बनाया गया है। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया है और जल्द ही ये प्रदेश में सर्वे का काम भी शुरू कर देगा।
इसके साथ ही साथ पहले भी ये जो लोग हैं जो इस आयोग में शामिल हुए हैं वो बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। जस्टिस राम अवतार सिंह इससे पहले भी बड़ा जिम्मा संभाल चुके हैं। जब साल 2022-23 में निकाय चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद हुआ था, तब भी उन्हें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बड़ा सर्वे भी कराया गया था, जिसके आधार पर निकाय चुनाव में आरक्षण लागू किया गया। सरकार को उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में भी उनका अनुभव काम आएगा और आयोग तय समय में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। अब क्या करेगा ये आयोग, ये भी समझिए। दरअसल ये जो आयोग है वो पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी का अध्ययन करेगा, इस पर स्टडी करेगा। सरल भाषा में अगर कहें तो आयोग ये पता लगाएगा कि गांव की राजनीति में ओबीसी समुदाय की कितनी हिस्सेदारी है और उन्हें कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण का अंतिम फॉर्मूला भी तैयार होगा। अब जिस तरह से ये जो नए बदलाव हुए हैं उनके लिए समय सीमा क्या है? सरकार ने आयोग को एक लिमिटेड टाइम दिया है। आदेश के मुताबिक आयोग का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से सिर्फ और सिर्फ 6 महीने होगा। यानी आयोग को इसी टाइम पीरियड में सर्वे, अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करनी होगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सरकार पंचायत चुनाव ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, इसलिए आयोग को कम समय दिया गया है। तो ये आयोग आखिर बनाना क्यों पड़ा? प्रदेश में दरअसल पहले से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मौजूद है, लेकिन उसका मूल कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ही समाप्त हो चुका था। हालांकि सरकार ने उसका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया, लेकिन कानूनी रूप से उसके पास समर्पित आयोग जैसे अधिकार नहीं थे। नियमों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए विस्तृत सर्वे और आरक्षण निर्धारण का काम सिर्फ वैध समर्पित आयोग ही कर सकता है। इसी वजह से योगी सरकार ने नया आयोग गठित करने का फैसला लिया। इसके साथ ही अब जिस तरीके से ये आयोग बन गया है और इसके बाद ये जो पूरा मामला जो है अब निकल करके सामने आ गया है, तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का ये जो 2027 का विधानसभा चुनाव है वो लगातार अब दिलचस्प होता जा रहा है। अब नए आयोग भी बन चुके हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो अब नए फैसले लेने के लिए भी जो है काफी ज्यादा तत्पर नजर आ रही है। इसका सीधा सीधा जो असर है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम गहमा गहमी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बकरीद से पहले, जी हाँ, बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर के काफी ज्यादा जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। जो सख्त निर्देश योगी सरकार ने बकरीद को लेकर के दिए हैं, उसके बाद मुस्लिम समाज अब नाराज नजर आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस काफी ज्यादा तेज हो गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस आदेश पर आपत्ति जताई गई है और इसे राजनीतिक स्टंट बताया गया है। लोगों का कहना है कि ईद पर आमतौर पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, इसके बावजूद इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि ईद की नमाज असल में एक बार पढ़ी जाती है और अगर किसी वजह से कहीं सड़क पर नमाज पढ़ी भी जाए तो उसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि सड़कों पर तो अक्सर पुलिस बल ज्यादा नजर आता है, ऐसे में सिर्फ ईद की नमाज को लेकर चर्चा करना सही नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब ईद की नमाज और पशु कटान को लेकर निर्देश दिए जाते हैं तो हिंदू त्योहारों की शोभा यात्राओं पर कोई रोक क्यों नहीं लगाई जाती। लोगों का सीधा सीधा ये सवाल है कि ईद की नमाज साल में एक बार होती है और ईद की नमाज पर जब सड़क पर नमाज पढ़ने की नौबत ऐसे ही नहीं आती है, क्योंकि इस दिन सभी लोग ईद की नमाज अदा करने की कोशिश करते हैं, एक साथ जमात में पढ़ना चाहते हैं और जमात में जब पढ़ना चाहते हैं नमाज और जगह उन्हें नहीं मिल पाती है, ईदगाह कम पड़ जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो मजबूरी में इस वजह से उन्हें सड़क पर बैठना पड़ता है। तो ऐसे में अगर एक दिन वो सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसको इतना बड़ा राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लोगों का कहना है। इसके साथ ही सहारनपुर के लोगों का ये भी कहना है कि हर समुदाय के धार्मिक आयोजनों के लिए समान नियम होने चाहिए।
एक तरफ जो शोभा यात्राएं हैं वो सड़कों पर निकलती हैं, होली पर जो फेस्टिवल है वो भी सड़कों पर ही मनाया जाता है, तमाम जो फेस्टिवल्स हैं वो सड़कों पर ही मनाए जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए ही ये कानून क्यों? अगर ये नियम है तो सभी के लिए एक समान होना चाहिए, एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग कैसे हो गया? अब इसके साथ साथ जो पशु कटान यानी जो कुर्बानी है, जो पशुओं की कुर्बानी है, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि देखिए एक तरफ तो गाय की कुर्बानी को लेकर के सीधा सीधा सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसको तो मान रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो तमाम शर्तें लगाई गई हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर के भी लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं साफ तौर पर निकल करके सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर दूसरे धर्मों की बात करें वहां पर भी जो बलि की प्रथा है वो चलती आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय में कुर्बानी की प्रथा है, कहीं पर बलि की प्रथा है, कहीं पर कोई और प्रथा है, और इस्लाम में कुर्बानी की प्रथा है। तो अब ये जो कुर्बानी को लेकर भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। उनका सीधा कहना है कि ज्यादातर लोग इसे अपने घरों या फिर जो भी जगह डिसाइड की गई है वहीं पर ऐसा करते हैं। ऐसे में सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए वो तैयार है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त जगह भी तो मौजूद होनी चाहिए। हम अगर आपकी बातें मान भी रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक जगह भी तो होनी चाहिए जहां पर आप बना करके दीजिए, वहीं पर कुर्बानी की जाएगी। तो ऐसा तो कोई फैसिलिटी नजर नहीं आ रही है। अब इस बीच में लोगों ने यह भी कहा है कि पहले ईद की नमाज मुख्य रूप से ईदगाह में ही होती थी, लेकिन अब प्रशासनिक सख्ती के चलते लोग पहले से ही मस्जिदों में नमाज पढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ ही जब प्रशासन की जो ये सख्ती है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से सीधा और सख्त जो आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, वो पालन करने के लिए जो पुलिस बल है वो पूरी तरीके से अब तैयारियों में जुट गया है। देखिए एक अलग बयान में सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हाल ही में जिस तरह से राजनीतिक हलचल बढ़ी है उससे कई नए शब्द और चर्चाएं आई हैं सामने। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सहारनपुर में माहौल शांत बताया जा रहा है, लेकिन बयानबाजी की वजह से चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। अब देखिए कुर्बानी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, यानी ईद का जो त्योहार है उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में ईद को लेकर के, बकरीद को लेकर के जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन थी और जो नए नए आदेश जो है सामने आ रहे हैं, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल खुल करके सामने आ रही हैं। और ऐसे में बकरीद से पहले लोगों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि आपने आदेश तो दे दिया, आपने नियम बना दिए, हम मानने को तैयार हैं, लेकिन उसके ऑप्शंस क्या हैं, आप उसको किस तरीके से अमल में लाएंगे, उसके लिए प्रॉपर एक जगह भी होनी चाहिए। वो जगह कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो अब बकरीद पर जिस तरह से ये घमासान मचा हुआ है वो लगातार अभी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को ही मिल रही हैं।